Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start from the seventh section, that is disposal of request. Right? Uh, though in the previous videos we have actually revised whatever we have covered till now, but since we have lot of thing to do, so अभी क्या है इसको एक बार complete कर लेते हैं and then we will revise this. Right? So let's begin this. All right. Our seventh point is disposal of request. Means how exactly you are going to dispose of a request which you receive in case of a RTI. Right? How will you dispose that request? It says subject to the proviso to subsection 2 of section 5 or the proviso to subsection 3 or the subsection 6. The CPIO or State Public Information Commissioner, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall expeditiously as possible and in any case within 30 days. देखिए सबसे पहले तो आपको जो रिक्वेस्ट है ना वो जल्दी से जल्दी आपको जो है डिस्पोज ऑफ करनी है. ठीक है, जैसे कोई सबसे पहले बोला गया जल्दी से जल्दी एंड इन एनी केस विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, और या फिर किसी भी केस में आपको 30 डेज के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है. इधर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in section 8 and 9. तो सेक्शन 8 के अंदर या फिर 9 के अंदर आपको देखिए 8 के अंदर क्या है आपका, सेक्शन 8 के अंदर है आपका सेक्शन 8 के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना एग्जेम्पशंस वाला है वो है, और 9 के अंदर है आपका ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो आपको विद इन 30 डेज जो है वो जो भी रिक्वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है. या तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है ऑन रिसीट ऑफ पेमेंट. ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि ये है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है. अगर मान लीजिए किसी केस में जहां पर जो पेमेंट है वो नहीं लगा रखी है, ठीक है, पेमेंट रिसीट हमने बताया था 4 ऑप्शन है हमारे पास जिसके थ्रू हम पेमेंट ले सकते हैं, इधर बाय कैश, बाय बैंकर्स चेक, बाय बैंकर्स चेक. ओके, व्हाट एल्स, कैश था, बैंकर्स चेक था, देन आईपीओ था, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू ले सकते हैं. ठीक है, वन मोर ऑप्शन वाज देयर, क्या था, कैन यू गेस? जो हम फोर्थ जो पेमेंट ले सकते हैं उनका क्या तरीका था? क्लिक नहीं कर रहा है, बट यस दैट वी नो कि 4 तरीके हैं उसमें जिससे कि पेमेंट किया जा सकती है. ऑल राइट, दैट मीन्स वी नीड रिविजन, राइट. ठीक है, हमें लगता है कि हमें हमारा हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम बार बार चीज़ों को भूलते हैं, तो वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर रिविजन मोस्ट. राइट, इट्स ओके इफ आई फाइंड इट और इफ आई लर्न इट अगेन आई विल टेल यू, बट अभी जो आ रहा है मुझे बस वो यही आ रहा है, ये 3 जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. तो जो भी हमारा मोड ऑफ जो भी पेमेंट है उसके थ्रू हमें आपको जो है पेमेंट होनी चाहिए उसका. और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजंस, या फिर हम उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से. ठीक है, जो भी रीज़न, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से आपको नहीं दे सकते, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लाइक दैट. प्रोवाइडेड दैट वेयर द इन्फॉर्मेशन sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. This is really very important कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मांगी गई है अगर वो किसी की लाइफ और लिबर्टी के लिए है, ठीक है, लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन है, द सेम शेल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको देनी है. इफ द CIC और द SPIO, स्टेट PIO या फिर सेंट्रल PIO fails to give decision on the request for information within the period specified, जो आपको टाइम दे रखा है दैट इज विद इन 30 डेज, जो नॉर्मल जो आपके पास रिसीट आती है, एंड जो किसी लाइफ और लिबर्टी की है उसके लिए आपको 48 आवर्स. अगर वो जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है एंड इफ यू फेल टू गिव डिसीजन ऑन दैट रिक्वेस्ट विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम, CPIO जो है शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज्ड. तो उस केस में क्या किया समझा जाएगा, दैट CPIO हैज रिफ्यूज्ड, डीम टू हैव रिफ्यूज द रिक्वेस्ट, कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट है उसको रिफ्यूज कर दिया है. ऑलराइट,
where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information. The CPIO or state PIO as the case may be shall an intimation to a person making the request. देखिए अगर मान लीजिए कि वो आपसे एक आपके पास एक रिक्वेस्ट आई दैट हैज़ एन पोस्टल ऑर्डर ऑफ इन पोस्टल ऑर्डर ऑफ 10 रुपीज़, सो अकॉर्डिंगली यू हैव फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन. बट इन दैट केस अगर मान लीजिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेट्स से इफ ही सीक्स द इंफॉर्मेशन इन ऑन पेपर, ओके, so obviously for that you need more money out of him. You need 2 rupees per paper. So अगर कभी भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है जहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो पेमेंट के बेसिस पर करनी है या फिर कोई फर्दर फी आपको उनसे लेनी है, तो आपको एक जो लेटर है उनको डिटरमाइनिंग द कॉस्ट की जो है इसका इतना इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वो आपको एक इंटीमेशन उनके पास भेज देनी है. तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, द डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस कि क्या क्या आपकी जो फर्दर फीस है रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको उसके अंदर बताना है. टुगेदर विद द कैलकुलेशंस मेड, कि किस किस तरीके से कैलकुलेशंस किया है. हम जो आपसे बोल रहे हैं जैसे 80 रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, तो वो किस कैसे बोल रहे हैं वो आपको पूरी कैलकुलेशंस उसके अंदर देनी है आपको. Request for obtaining information to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under subsection 1, requesting him to deposit that fees and the period intervening between the dispatch of the said information and payment of fee shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days. This is important कि जो भी आप उनको बोल रहे हो कि प्लीज काइंडली डिपॉजिट दिस फी, तो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड होगा, लेट्स से आपने अपने तरफ से भेजा एंड वहाँ पर उनके पास जाके जो है इट टुक 10 days टू रिसीव दैट पेमेंट, तो उसके बाद वो जो 10 days का जो पीरियड होगा दैट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ 30 days. जो आप 30 days कैलकुलेट करते हैं उसको आप अलग से मतलब उसको अलग से काउंट होगा वो, ठीक है. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और हर राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन एज टू द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज और form of access provided including the particulars of the appellate authority, time limit, process और and any other forms. देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग हिज और हर राइट, जो भी उसका राइट है विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन, अगर मान लीजिए वो उन अपने जो डिसीजन है उसको रिव्यू करना चाहते हैं जो भी आपने प्रोवाइड किया है, एज टू द अमाउंट ऑफ फीस, जो भी उसके ऊपर आपने फीस चार्ज की है उसको लगता है कि नो दिस इज नॉट राइट, और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, जिस फॉर्म में वो एक्सेस दी जा रही है उससे वो हैप्पी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, आपको वो उसके अंदर देना है, ठीक है. टाइम लिमिट, प्रोसेस और एनी अदर फॉर्म्स वो आपको लिखना है उसके अंदर, ठीक है. आपको मींस वो जो जब आप दे रहे हैं सबसे पहले आप उसका रेफर कर देंगे उसके आरटीआई अकॉर्डिंगली, वो कह रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म में अवेलेबल है और इसके लिए जो रूल है वो ये बोलता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस आपको बताना है. बताने के बाद उसमें आपको एक ये भी लिखना है कि ये आपका राइट है कि आप ये जो डिसीजन हम दे रहे हैं कि इसके लिए इतना चार्ज होगा और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो इतना है. उसके अंदर आपको डिटेल्स देनी है कि यहाँ पर हमारी ये जो है अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये आप उनको आप उनसे रेफर कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है. टाइम लिमिट बताना है आपको, प्रोसेस और एनी अदर फॉर्म्स जो भी है वो आपको बताना है वहीं पर. Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this act. Where access to the record, जो भी किसी भी रिकॉर्ड की एक्सेस है या फिर उसके पार्ट जो है that is required to be provided under this act and the person to whom access is to be provided is censorily disabled. अगर मान लीजिए जो भी पर्सन है जिसको आपको कोई रिकॉर्ड देना है या उसका कोई पार्ट देना है एंड द पर्सन जिसको आप वो दे रहे हैं वो जो है सेंसरली डिसेबल्ड है, तो CPIO या फिर स्टेट PIO है, शैल प्रोवाइड असिस्टेंस, उनको आप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ओके, टू एनेबल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सच असिस्टेंस एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंस्पेक्शन. जैसे अगर मान लीजिए कोई सेंसरली डिसेबल्ड है, लाइक समवन हु इज नॉट एबल टू रीड, ठीक है, या फिर सेंसरली डिसेबल्ड का मैं कहूँगा कि जैसे मान लीजिए हु इज नॉट एबल टू सी, तो जो भी रीजनेबल असिस्टेंस जो होगी आपको वो आपको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है. एंड इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंस्पेक्शन, इवन आप उनको बोल सकते हैं कि आप इंस्पेक्शन के लिए आए, ठीक है, तो वो आपको अपने तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन देनी है.
बता कर दीजिए, ठीक है। कोई सुन नहीं सकता है तो उनको उनको पेपर की फॉर्म में दीजिए, ठीक है। सेंसरली डिसेबल्ड का मतलब होता है जैसे हमारे पास 5 ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स, हु कैन नॉट सी, स्मेल, लिसन, स्पीक, और आपकी जो स्किन होती है, लाइक दिस, ओके। सो वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उस केस में क्या होगा, द एप्लीकेंट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 6 पे फी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा दिया गया है वैसी जो फी है उनको आपको देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब तक फी का अमाउंट क्यों नहीं आया है, वो अभी आएगा, जिस इसमें आपको आरटी, ये एक्ट हम भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो रूल्स आए हैं ना, उन रूल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वी विल रीड इट, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसा आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे उसको फी पे करना पड़ेगा, जैसे एक्ट में बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट द फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 and subsection 1 of and 5 of section 7 shall be reasonable, and no such fee shall be charged for the persons who are below the poverty line. This is really very important, and the person who are below the poverty line, उनसे आपको कोई भी फी चार्ज नहीं करनी है, ओके। तो ये भी आपके पास एक एक्सेप्शन आ गया कि जो फीस है दैट शुड नॉट बी चार्ज, नो फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। Notwithstanding anything contained in subsection 5, the person making request for information shall be provided free of charge where a public authority fails to comply with the time limits. देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए 38 डेज का टाइम है या फिर 48 डेज का जो टाइम है, वो अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन दैट टाइम लिमिट्स, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम, ऑलराइट। ऑलराइट, आई एम सॉरी अबाउट इट, ठीक है। तो जहां पर भी जो पब्लिक अथॉरिटी है, इफ अगर आप उसके टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है, अगर आप उसके अंदर फेल हो जाते हैं, इफ यू फेल टू कंप्लाई विद द टाइम लिमिट्स, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज विद टू हिम, ओके। नेक्स्ट है, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1, जो सीपीआईओ है या जो स्टेट पीआईओ है, एज द केस में बी, शेल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। तो वो आपको चेक करना है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। Next, where a request has been rejected under subsection 1, the CPIO or state PIO जो है, as the case may be, shall communicate to the person making the request. किस तरीके से, अगर आप मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, you will explain him the reasons for such rejections and the period within which an appeal against such rejection may be preferred and the particulars of the appellate authority. आप उसको बताएंगे कि हम किस लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सेकेंडली, इस टाइम के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर्स है अपीलेट अथॉरिटी के वो आपको प्रोवाइड करने हैं। एंड इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सोट अनलेस इट वुड डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपसे मांगी जाती है, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट अनलेस इट वुड देखिए, जब भी इंफॉर्मेशन है जैसे मांगी गई है वैसे ही दीजिए। उसकी एक कंडीशन बोला गया है, प्रोवाइडेड इट वुड डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज, मतलब जैसा उन्होंने मांगा है उस फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको डिसप्रोपोर्शनली डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपके जितने भी सेक्शंस के जो पर्सन्स हैं, आपको उनको सबको ही उसमें लगाना पड़ेगा पड़ गया कि चलो ठीक है, आप भी वो, मतलब उस दिन जो है पूरा काम जो है उस आरटीआई डिस्पोज ऑफ करने में ही लगा दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑर्डिनरली भी प्रोवाइडेड, मैंडेटरी नहीं है, इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट, ठीक है, अनलेस इट वुड डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड वुड बी डिट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। तो अगर कुछ ऐसा कुछ भी आता है, इन दैट केस आप उनको नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये हमारा जो है ये सेक्शन जो 7 है वो कंप्लीट हो जाता है।
ऑलराइट, चलिए अब इसकी कुछ GIDs हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में आता है आपका सेक्शन 7। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट आपको ये कर देना है। ऑलराइट, एंड आपको ये कंसिडर करना है कि उन्होंने वो फेस जो है पेमेंट कर दी है, नहीं कर दी है। अगर नहीं की है देन यू हैव द राइट टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। ऑलराइट, लाइफ और लिबर्टी की जब भी बात आती है तो विद इन 48 आवर्स आपको वो देना है। एंड इफ यू आर फेल, इफ द CPIO इफ ही फेल्स टू गिव डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो ये क्या होगा, इट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज टू द रिक्वेस्ट। वो समझा जाएगा ऑटोमेटिकली कि CPIO ने इन्फॉर्मेशन जो है रिफ्यूज कर दी है। अगर आप मान लीजिए जहां पर आपको पेमेंट, आपको फर्दर फीस लेनी है, कोई भी इससे भी फर्दर फीस लेनी है, देन यू सेंड एन इंटीमेशन टू देम, जहां पर आप डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस के बारे में बताएंगे, कैलकुलेशंस जो जो हुई है उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, यू कैन रिक्वेस्ट देम टू डिपॉजिट द फीस, कि आप इतना पैसा जो है जमा कर दीजिए, और उसका जो इंटरवीनिंग पीरियड है जो डिस्पैच वगैरह का, इट शुड बी एक्सक्लूडेड। जो आपका जो भी इंटरवीनिंग पीरियड है, जो भी आपने भेजा है वहां से, ठीक है, वो शैल बी एक्सक्लूड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और आप उनको बताएंगे कि आपका ये जो है राइट है, ठीक है, कि आप जो भी हमने डिसीजन भेजा है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। जो हमने, जैसे मान लीजिए फीस हमने जो बताया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपीलेंट अथॉरिटीज़ के पूरे पर्टिकुलर्स, ठीक है, टाइम लिमिट क्या, कि कितने कितने टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं, प्रोसेस बताएंगे उसका, और जो भी कोई एनी अदर फॉर्म्स है वो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, अगर कोई भी पर्सन जो है सेंसरली डिसेबल्ड है, और इसको आपको कोई भी रिकॉर्ड या पार्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसने सीख किया है, आप अपने तरफ से उसको फुल प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है, और उसको हेल्प भी करेंगे, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए अगर हेल्प चाहिए होती है तो वो भी करेंगे आपको। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रिंटेड फॉर्म में देनी ही है, ठीक है, तो इस केस में आप उनको, आप जब भी प्रिस्क्राइब जो फीस है वो उसके लिए आप बोलेंगे उसको। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कोई भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए आपको कोई भी फीस का जो है कोई प्रोविजन नहीं है, आपसे आपको उनसे कोई फीस जो है चार्ज नहीं करनी है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। उसके लिए आप उनका जो भी एप्लीकेंट है उनको भी अपना BPL कार्ड उसके अंदर लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप टाइम लिमिट्स, जो भी आपकी टाइम लिमिट्स है, वो टाइम लिमिट्स अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, इफ यू फेल टू कंप्लाई दोज विद द टाइम लिमिट्स, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम। और सबसे पहले जब भी रिक्वेस्ट आती है तो जो भी CPI है उनको कंसीडर करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही है। और अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड द रीजंस ऑफ सच रिजेक्शन और द पीरियड विद इन विच एन अपील कैन बी प्रेफर्ड, एज वेल एज द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डरली आपको प्रोवाइड कर देनी है, अनलेस इट वुड डिसप्रोपोर्शनली डाइवर्ट द रिसोर्सेज एंड डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे रिकॉर्ड्स को उससे कोई नुकसान होता है हिलना डुलाने से, या फिर रिसोर्सेज हमारे अनइवनली डाइवर्ट होते हैं, देन इन दैट केस वी कैन आस्क देम टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स, और वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, उस फॉर्मेट में नहीं देनी है। ऑलराइट, चलिए अब GIDs हैं इसकी कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट्स इज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड। कुछ देखिए, हालांकि हमने पहले पढ़ा है कि ऐसा सच कोई फॉर्मेट नहीं है, अब ये कह रहे हैं क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उसी के रिगार्डिंग कि क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो ये बोला गया कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है RT एक्ट के अंदर जो है लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं PIO को टू कल आउट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आप जो है पूरा एक अगर फाइल है उसमें से कल आउट करके दे दीजिए, इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के दीजिए, ठीक है, एंड गिव सम एक्सट्रैक्टेड, और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी चीज़ की पर्टिकुलर, किसी चीज़ के बारे में नहीं, इसी रूल का इसी का प्रेसिडेंट बताइए आप, इस तरीके से। तो इन सम केसेस जो है एप्लीकेंट्स एक्सपेक्ट द PIO टू गिव इन्फॉर्मेशन इन सम पर्टिकुलर प्रोफॉर्मा डिवाइस्ड बाय देम। देखिए, कुछ किसी किसी केस में क्या होता है, वो जो है अपने तरफ से एक प्रोफॉर्मा जो है बना के देते हैं कि इस प्रोफॉर्मा के अंदर जो है हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये कहते हैं सेक्शन जो हमारा 7 है, दैट इज प्रोवाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमारा सेक्शन 7 जो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट जो है, उसके अंदर ही क्या है, ये आपका सब सेक्शन 9 उसका कहता है इसका कि
ऑल इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसमें मांगा गया उसको दे दीजिए, प्रोवाइडेड। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है कि जिसमें फॉर्म में मांगा गया उसमें दे दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर सिंपली मीन्स, वो कह रहा है यहाँ पर, इसका सिंपल सा मतलब है दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज सोट इन द फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी तो आप उसको दे दीजिए, इट शैल बी प्रोवाइडेड इन द फोटोकॉपी। इफ इट इज सोट इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉपी तो आप फ्लॉपी के फॉर्म में दे दीजिए। इफ इट इज प्रोवाइडेड इन दैट फॉर्म सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन इन द एक्ट, इट डज नॉट मीन दैट पीआईओ शैल रीशेप द इंफॉर्मेशन। तो पीआईओ को जो है अपनी इंफॉर्मेशन को रीशेप नहीं करना है। ओके यहाँ पर जो क्या कहा गया है ना कि जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वैसे दे दीजिए, अनलेस जो जो आपके जो रिसोर्सेज है वो डाइवर्ट ना हो। तो यहाँ पर ये उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो पीआईओ है उसको इन्फॉर्मेशन रीशेप नहीं करनी है। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर फोटोकॉपी में मांगा गया तो फोटोकॉपी में दीजिए, फ्लॉपी में मांगा तो फ्लॉपी में दीजिए, लेकिन आपको अपने तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से उन्होंने जो परफॉर्मा डिवाइस कर रखा है उसको उस फॉर्म में नहीं देनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है या फिर कल आउट इन्फॉर्मेशन मांगता है, बोलता है आपको, तो उसका इन्होंने अभी जस्ट क्लैरिफिकेशन दिया। इसके अलावा कहता है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मतलब इन्होंने बोला है कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। अ सिटीजन अंडर द एक्ट हैज अ राइट टू गेट मटेरियल फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट अथॉरिटी। ठीक है, तो उनका जो राइट है दैट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, या फिर किसी मटेरियल का जो है सर्टिफाइड कॉपीज आप ले सकते हैं, डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स की वगैरह, वीडियो कैसेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रिंट आउट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिटीजन है दैट हैज अ राइट टू गेट द मटेरियल, इंस्पेक्ट द मटेरियल, टेक नोट्स, टेक एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द पीआईओ इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई सच मटेरियल टू द सिटीजन हु सीक्स इट। जो भी ऐसा इंफॉर्मेशन मांगता है उन्हीं को आपको ये देनी है। द एक्ट हाउएवर डज नॉट रिक्वायर द पीआईओ टू डिड्यूस सम कंक्लूजन फ्रॉम द मटेरियल। लेकिन आपको किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि पीआईओ जो है उनके बेसिस पर, उनको अगर उन्होंने बोला कि ठीक है इन तथ्यों के ऊपर बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप सिर्फ उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, तो जो पीओआईओ है ही डज नॉट रिक्वायर द पीआईओ टू डिड्यूस सम कंक्लूजन फ्रॉम द मटेरियल। ओके, PIO is required to simply supply the material in the form as held by PIO and not required to do research. ऑलराइट, तो आपको कोई उसमें R&D नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मांगा गया है सिर्फ वो दे दीजिए उसको आप। फॉर्मेट फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेट अंडर आरटीआई एक्ट, कोई फॉर्मेट है क्या इसके रिगार्डिंग? अब देखिए डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो देयर कैन नॉट बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो है एक खुद कह रहे हैं कि ऐसा जो है कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करनी ही चाहिए। एक आरटीआई एप्लीकेशन जो आप भेज रहे हैं अपनी तरफ से, एक आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से भेज रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक आरटीआई का नंबर, आरटीआई एप्लीकेशन नंबर की, हाँ ये आपका आरटीआई एप्लीकेशन नंबर है, किस डेट को रिसीव हुई है, ठीक है, और उसकी डेट, आरटीआई वाले की डेट सबसे पहले। तो और आप जो भी सीपीआईओ उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उनका नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी उसके अंदर होना चाहिए। इन केस द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इज डिनाइड, अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं, इस केस में आपको डिटेल रीजंस देने हैं उनको फॉर डिनाइंग, फॉर डिनाइल। ठीक है, और कोटिंग द रेलिवेंट सेक्शंस की, इस सेक्शन के अंदर हम जो है इनको आपको डिनाई कर रहे हैं। इन केस द इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और से पर्टेन कर रही है, किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से कर रही है, इन दैट केस इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6(3). तो आप वहां पर आपको जो है 6(3) लिखना है। देखिए ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको जो सेक्शंस है वो छोटे छोटे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 6(3), अगर हम 6 की बात करें तो 6 है हमारा रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर जब भी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं टू ऑब्टेन दैट इन्फॉर्मेशन, तो रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा आपके पास? 6(3). आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस केस में कि 7 तो नहीं है, क्योंकि 7 जो है 7 वाला जो हमारा वो है दैट इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट है,
तो हम तो अभी इसको यहाँ से अपने एंड से डिस्पोज कर रहे हैं, बट नो, इट इज 6-3, जहां पर अगर आप कहीं भी इसको किसी के पास भेजते हैं तो वो 6-3 के अंदर आपका माना जाएगा। क्योंकि 6-3 का हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी पब्लिक अथॉरिटी जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी और के पास भेजते हैं, तो उस केस में जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो वो 6-3 में लाई करेगा। ठीक है, तो आप वहां पर मेंशन करेंगे कि 6-3, तो 6-3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है 6-3 हमारा जो एक्ट है। जब भी आप इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि जो एप्लीकेंट है ही इज नॉट अवेयर कि वहां पर जो है कौन सा जो है किस मिनिस्ट्री से पर्टेन करता है। तो इस तरीके से जो हमारा 6-3 है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। अ, तो उसके अंदर आप डिटेल्स देंगे पब्लिक अथॉरिटी को टू हुम इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, आप उनको बताएंगे। इन द कंक्लूडिंग पैरा ऑफ, देखिए इन्फॉर्मेशन अगर पर्टेन करती है किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी तो उसको ट्रांसफर करना अंडर 6-3। डिटेल्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी टू होम द एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड, जिसको भी आप कर रहे हैं वो भी उनको आप इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है आपका कंक्लूडिंग पैरा के अंदर आप लिखेंगे कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, अगर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अगर आप उससे सहमत नहीं रखते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड इट कि ये जो है फ्रूटफुल नहीं है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से प्रोवाइड नहीं किया गया है, इन दैट केस आप उस रिप्लाई के अगेंस्ट में, सीपीआई ने जो रिप्लाई दिया है उसके अगेंस्ट में आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द रिप्लाई ऑफ सीपीआई। भेजने से नहीं है, आपने यहाँ से भेज दिया, इफ इट टेक्स 10 days टू रिसीव दैट एप्लीकेशन, नो, इट हैज़ टू बी विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिप्लाई ऑफ सीपीआई। जब भी सीपीआई का रिप्लाई उसको मिला है उसके बाद उनके पास 30 days है, और आपको उसके अंदर नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ऑफिशियल टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी किसका देना है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का भी देना है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इन एडिशन वेयर द एप्लीकेंट हैज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, अगर मान लीजिए किसी केस में उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज मांगी कि मुझे तो सर्टिफाइड कॉपीज दे दीजिए आप, ठीक है, ऑफ द डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ की, तो आपको सीपीआई को क्या करना है, उसको एंडोर्स करना है, उस डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करना है और उस पर लिखना है, क्या लिखना है, ट्रू कॉपी। ठीक है, वहां पर आपको एंडोर्स करना है पूरा साइन सिग्नेचर से, ट्रू कॉपी लिखना है आपको, एंड यू हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट विद डेट। ठीक है, आपको साइन करना है विद डेट एंड अबव अ सील कंटेनिंग द नेम ऑफ द ऑफिसर, जो सीपीआई है उसका नाम होना चाहिए, एंड नेम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने दे रखा है नीचे करके। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपनी स्टैंप लगाने के बाद ही इंफॉर्मेशन देनी है। फर्दर, इन केस द डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड एंड सप्लाइड इन लार्ज इन नंबर, अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई करने हैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, ठीक है, जो जो भी आपको सप्लाई जो इन्फॉर्मेशन टू बी सर्टिफाइड है और जो सप्लाई करने हैं दैट इज़ इन लार्ज नंबर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इट शुड बी सप्लाइड बाय डेजिग्नेटेड पीआईओ, बट सर्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इफ नीड बी कुड बी डन बाय अदर जूनियर गेस्टेड ऑफिसर। तो जो है अपने तरफ से जो जो डेजिग्नेटेड पीआईओ है वो क्या कर सकते हैं, देखिए साइन तो उन्हीं के से जाएगी, जो एप्लीकेशन है वो जाएगी तो उन्हीं के साइन से ही, बट द सर्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो कैसे ना साइन जो है जैसे अगर आप अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी यूजली होते हैं सीपीआईओ, तो उस केस में क्या करेंगे आप, जो सेक्शन ऑफिसर है वो उनको जो है अपने तरफ से सर्टिफाई करके दे सकते हैं, मतलब अदर जो, बट गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए, तो गेस्टेड ऑफिसर जो है अपने तरफ से साइन करके उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ फी अंडर सेक्शन अंडर आरटीआई एक्ट, दैट इज स्कोप ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 7 क्या बोलता है आपका, सेक्शन 7 है आपका डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सेक्शन 7 का जो 3 है उसके अंदर बोलता है कैलकुलेशंस किस किस तरीके से करनी चाहिए, उसके बारे में है आपका। देखिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआईडीज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं यू विल हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट यस जिस तरीके से अभी जो क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रही है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बेयर एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यस, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग जो एक्ट की है वो करनी पड़ेगी। यस, ओके, चलिए पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ फी अंडर द आरटीआई एक्ट। तो क्या क्या गया है, देखिए टाइम टू टाइम जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जहां पर जो पीआईओ है दैट हैज द पावर टू चार्ज फी। ठीक है, अंडर द सेक्शन 7(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट इन एडिशन टू फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6(1).
7(1) और 7(5) ऑफ द एक्ट। देखिए तो यहाँ पर जो है सेक्शन 3 के अंदर 7(3) के अंदर जो है जो आपका पीआईओ है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा फी की ज़रूरत पड़ती है, आपको कैलकुलेट करके लिखना है उसके अंदर, राइट। तो अगर कोई भी फर्दर फी आपको उनसे लेनी है, ट्रांसफर वाला 6(3) था, कोई भी फर्दर फीस लेनी है आपको 7(3) के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है उसमें 7(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली कि 7(3) के अंदर अगर आपको कोई फीस कोई चार्ज करनी है एक्स्ट्रा, तो पहले तो आप इसी पर ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7(3) के अंदर आपको आप उनसे और ज़्यादा फीस ले सकते हैं। यहाँ पर 6(3) जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो किस केस में काम आता है, वो आपका ट्रांसफ़र के केस में काम आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर आपका 7(3) जिसमें आपको फीस चार्ज करनी है, ठीक है, एडिशन फीस, स्पेशली एडिशन फीस चार्ज करनी है, तो उस केस में भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके लिए एक इन्होंने क्या किया है, 6(1) आपका जो सेक्शन 6 का जो 1 पार्ट है, चलिए देख लेते हैं क्या है 6 का 1 पार्ट। हमारा 6 वाला जो है वो तो है पूरा रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन। तो वो कहता है कि अगर कोई भी आप पर्सन आपसे रिक्वेस्ट राइटिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में करता है, फीस लेने के बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आपका 6(1) है। तो जो 6(1) जो एक्ट है आपका, वो करता है गवर्नमेंट को जो है इनेबल करता है टू प्रिस्क्राइब द एप्लीकेशन फीस एंड सब सेक्शन 1 और 5 ऑफ सेक्शन 7 टू प्रिस्क्राइब फी इन एडिशन टू एप्लीकेशन फी फॉर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऑन द अदर हैंड सब सेक्शन 3 जो है सेक्शन 7 का प्रोवाइड करता है द प्रोसीजर विच अ पीआईओ हैज़ टू फॉलो। 7 का जो 3 बोलता है कि आपको ये चीज़ें जो है फॉलो करनी है। ओके, सेक्शंस में जाना बहुत 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 मुश्किल पड़ रहा है, बट यस थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा किड्स, नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो आपको ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देनी, मतलब आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, एग्जॉस्टिवली पढ़ना पड़ेगा यार, इसको कोई वे आउट नहीं है। तो कहता है यहाँ पर कि सबसेक्शन जो सेक्शन 6(1) है जो है वो आपका कहीं ना कहीं इनेबल करता है गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस, और सबसेक्शन 5 और 1 है सेक्शन 7 का जो कि आपको प्रेस्क्राइब करता है फी इन एडिशन टू एप्लीकेशन फी फॉर सप्लाई इंफॉर्मेशन। और इसके ऑन द अदर हैंड सबसेक्शन 3 है सेक्शन 7 का जो कि प्रोवाइड करता है कि प्रोसीजर क्या है विच ए पीआईओ हैज़ टू फॉलो फॉर रियलाइजिंग द फीस under the subsection 1 or 5. So details of fees that can be charged by a public authority under the central government are contained in the rules। जो हमारे आरटीआई एक्ट के जो रूल्स हैं, फी एंड कॉस्ट रूल्स 2005 उसके अंदर मेंशन है। और द रूल्स और द एक्ट डू नॉट गिव पावर टू द पीआईओ टू चार्ज एनी फी अदर देन प्रिस्क्राइब्ड। यस, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड उससे आपको चार्ज नहीं करना है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला गया है दैट जो जो भी फीस प्रिस्क्राइब दे रखी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो भी फी प्रिस्क्राइब है वो इट शैल बी रीजनेबल एंड नो सच फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर आप कोई भी फी चार्ज नहीं करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ने जो है ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखा है कि क्या रीजनेबल जो फीस है अंडर सेक्शन 7(1) और 7(5) के अंदर पहले ही प्रिस्क्राइब फी आपको दे रखा है कितना है। इन व्यू ऑफ द कमीशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी फर्दर फी अपार्ट फ्रॉम द वन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब। तो यही कह रहे हैं कि जो फीस प्रिस्क्राइब कर रखी है सिर्फ वही फीस आपको लेनी है। दस देयर इज अ प्रोविजन फॉर चार्जिंग ऑफ फी ओनली अंडर सेक्शन 6(1) विच इज द एप्लीकेशन फीस। जो 6(1) है उसके अंदर सिर्फ जो है एप्लीकेशन फ़ी की बात हो रही है, तो सिर्फ वही आपको चार्ज स्टार्टिंग में लेनी है। 7(1) के अंदर बात करता है विच इज़ द फी चार्ज फॉर फोटो कॉपिंग। 7(1) के अंदर बोलता है कि सिर्फ फोटो कॉपी के अंदर आपको जो फीस चार्ज करनी है वो क्या होगी। सेक्शन 5 के अंदर बोलता है विच इज़ फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म। अगर आप कोई प्रिंटेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फीस होगी। बट देर इज़ नो प्रोविजन फॉर एनी फर्दर फी। इसके अलावा कोई भी फर्दर फीस के बारे में कोई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका सेक्शन का 6(1) बोलता है वहाँ पर जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी लेनी है। 7(1) बोलता है आपका फी चार्ज फॉर फोटो कॉपिंग, और 7 का 5 बोलता है आपको दैट इज़ प्रिंटेड फॉर्म में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उस केस का।
बट देर इज नो प्रोविजन फॉर एनी फर्दर फीस, कोई सी इसके अलावा कोई भी फीस जो है उसका कोई प्रोविजन नहीं है. एंड इफ एनी फर्दर फीस बीइंग चार्ज बाय द पीआईओ इन एडिशन टू व्हाट इज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, उस केस में जो है इट वुड बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द आरटीआई एक्ट, ये उससे मेल नहीं खाएगा. तो फर्दर फी जो है मेंशन इन सेक्शन 7(3) ओनली रेफर्स टू द प्रोसीजर इन अवेलिंग ऑफ द फर्दर फी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 7(5) of the act, which is further in terms of the basic fee of ₹10. तो सेक्शन 7(3) जो है प्रोवाइड्स दैट फॉर प्रोसीजर फॉर रियलाइजिंग द फीस सो प्रिस्क्राइब्ड, बस उसको आपको लेना है, उससे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रिस्क्राइब फी है उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है. 7(3) क्या बोलता है आपका? 7(3) बोलता है जहाँ पर आपको फर्दर फीस अगर आपको लेनी है तो वो आपको पूरा कैलकुलेशन करेगी कि हमें इसी चीज़ के लिए आपको प्रिंट कॉपी चाहिए, इस चीज़ के लिए हम ये जो है फीस ले रहे हैं, वो आपको क्लियरली वहाँ पर बता देना है. ओके. द कमीशन वाइल डिलीवरिंग डिसीजन इन अबव केसेस रिकमेंडेड कि जो भी डिपार्टमेंट है टू मेक रूल्स फॉर चार्जिंग फीस टुवर्ड सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे इंक्लूड फी फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स मैप्स. तो सब कुछ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि आप इस तरीके से सप्लाई ऑफ बुक्स का भी, मैप्स का भी, प्लान, डॉक्यूमेंट, सैम्पल्स, मॉडल, सबका आप प्राइस बताइए. दैट आर प्राइस्ड एंड टुवर्ड्स पोस्टल कुरियर चार्जेस, वो भी बताएंगे आप उनको फॉर मेलिंग इन्फॉर्मेशन. तो कमीशन ने जो है एक तरीके से रिकमेंड किया है टू मेक रूल्स डिपार्टमेंट को कि आप डिपार्टमेंट जो है रूल बनाइए किसके लिए? फॉर चार्जिंग फी विच इंक्लूड फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स. अगर कोई मान लीजिए मांग लेता है, कोई मैप मांग रहा है, कोई प्लान मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, कोई सैम्पल्स मांग रहे हैं, मॉडल एक्सेट्रा, ठीक है. एंड टुवर्ड्स द पोस्टल कोरियर कि उसका पोस्टल कुरियर चार्ज कितना लगेगा फॉर मेलिंग दैट इन्फॉर्मेशन, वो आपको सब कुछ लिख के उसको भेज देना है. एंड व्हेन पोस्टल कुरियर चार्जेस आर इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम स्लैब प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ओके ऐसा भी हो सकता है कि जो देखिए प्रिस्क्राइब कर रखा है, जैसे मेल अगर आप जो पोस्ट के पास जाएंगे ना तो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इतनी ही फीस जो है, इतनी फीस लगेगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ही कुरियर जो है कर सकते हो. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीड करेंगे. ये बोला गया है, एक सेकेंड रुकिएगा. यस, ये बोला गया है कि जो भी आप सप्लाई ऑफ बुक्स, मैप्स, प्लान्स, डॉक्यूमेंट, सैम्पल्स, मॉडल एक्सेट्रा दैट आर प्राइज्ड and towards postal courier charges for mailing information when postal or courier charges are in excess of minimum slab prescribed by the Department of Post and for other similar situations. क्या करना है देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने. देखिए ओके, वो ये कह रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि कमीशन ने जो है रिकमेंड किया डिपार्टमेंट को टू मेक रूल्स, ठीक है, कि क्या क्या जो है हम आपको जैसे फीस चार्ज कर रहे हैं बुक्स वगैरह, मैप, प्लान, डॉक्यूमेंट, सैम्पल्स वगैरह के लिए, ठीक है, जिनका प्राइस ये है. पहले तो आपको उनका प्राइस बता दिया. सेकेंडली आपको पोस्टल कुरियर चार्जेस जो भी है उसका मेलिंग इन्फॉर्मेशन वो भी देना है आपको कि इसका इतना चार्ज लगेगा. और जब पोस्टल कुरियर चार्जेस आर इन एक्सेस ऑफ मिनिमम स्लैब तो वो भी आपको बताना है कि ये जो पोस्टल और जो कुरियर चार्जेस हैं ये अमाउंट से इतना एक्सेस हो रहा है, ठीक है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है. देखिए जो रूल्स हैं हमारे 2005 के फी एंड कॉस्ट रूल्स आरटीआई एक्ट के, वो ऑलरेडी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर चार्जिंग ऑफ फीस फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क, जैसे डिस्क में, फ्लॉपी में या किसी भी फोटो कॉपी के रिगार्डिंग या सैम्पल प्रिंटेड मटेरियल्स, बुक्स वगैरह सबके लिए आप जो है पहले से ही उसके अंदर दिया गया है. लेकिन गवर्नमेंट ने जो है कंसिडर नहीं किया है किसी चीज़ को. किसका लिए? इट इज़ डिजायरेबल टू चार्ज फी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन मेलिंग इन्फॉर्मेशन. तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू चार्ज फी टुवर्ड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन मेलिंग इन्फॉर्मेशन. देखिए वहाँ पर जो कमीशन उन्होंने प्रिस्क्राइब क्या किया था कि आप जो है कोई भी एक्सेस में, अगर मेलिंग चार्जेस में भी कुछ एक्सेस होता है तो आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा इतना जो है वो एक्सेस हो रहा है. कमीशन ने अपने तरफ से रिकमेंड कर दिया. बट यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैव हाउएवर नॉट कंसीडर, गवर्नमेंट ने उनकी वो जो उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दिया उसको कंसीडर नहीं किया, उन्होंने डिजायरेबल नहीं समझा टू चार्ज फी टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन मेलिंग इन्फॉर्मेशन. दैट इज जो भी आप मेल से, जैसे जो अभी आपका पोस्टल चार्जेस लग रहा है वो आपको जो गवर्नमेंट है उसको मना करिए कि नहीं नहीं हम उनसे पोस्टल चार्जेस जो है नहीं लेंगे,
ठीक है, या फिर जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर लग रहा है वो नहीं लेंगे। नेवरदलेस तब भी सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म विच वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टेकन केयर बाय द सेक्शन 7 का जो 9 बोलता है वो यही कहता है कि अगर जो है आपके जो रिसोर्सेज है वो डिस्प्रोपोर्शनली डाइवर्ट नहीं होने चाहिए। According to which information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought, but supply of information in a particular form may be refused. तो कह रहा है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आए तो आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं इफ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट फॉर्म वुड डाइवर्ट द रिसोर्सेज, अगर आपके रिसोर्सेज को डाइवर्ट करता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्लैरिफाई किया जाता है कि जो पीआईओ है टेक्स अ डिसीजन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ फी इन एडिशन टू द एप्लीकेशन फी, ही शुड डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ सच फी। ठीक है, तो जो पीआईओ है वो आपको बताएगा कि कितना जो है फीस जो है लगेगा इन अकॉर्डेंस विद द फी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी रूल्स के अंदर दिया गया है, और पूरी की पूरी डिटेल्स बताएगा उस पूरे फीस की कि ऐसे इस तरीके से आपका ये है, पूरी कैलकुलेशंस करेगा उनके बारे में। सिंस जो है एक्ट और जो रूल्स है डू नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ फी टुवर्ड्स पोस्टल एक्सपेंसेस और कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ही शुड नॉट आस्क द एप्लीकेशन। तो क्या करता है, ही शुड नॉट आस्क द एप्लीकेंट टू पे फी ऑन सच अकाउंट। तो मतलब आपको जो है कोई भी फीस टुवर्ड्स पोस्टल एक्सपेंसेस और कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो कोई भी जो फीस है टुवर्ड्स पोस्टल एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंट ऑफ मैन पावर फॉर सप्लाइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ही शुड नॉट आस्क फॉर एप्लीकेशंस टू पे फी ऑन सच अकाउंट, तो आपको वो नहीं मांगनी है उनसे। ओके, हाउएवर वेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म वो डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द डाइवर्सेस, जहां पर जो है डिस्प्रोपोर्शनली डाइवर्ट कर रहा है आपके रिसोर्सेज को और वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, देन द पीआईओ हैज द पावर टू रिफ्यूज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमारा जो सेक्शन 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखिए वैसे तो 8th वाला जो है आई थिंक एवरीबडी नोज 8th वाला इम्पॉर्टेंट है और सबको शायद पता भी होगा, ये काफ़ी बार बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। सेक्शन 8 जो है हमारा वो क्या है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। ठीक है, जो भी इसके अंदर दिया गया है एक्ट के अंदर, ठीक है, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है टू गिव एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को आप ऑब्लाइज नहीं है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशली अफेक्ट दी सोवर्निटी, अगर आपकी कंट्री की, इंडिया की अगर सोवर्निटी इंटेग्रिटी पे बात आती है, सिक्योरिटी पे बात आती है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेट के, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है, अगर ऐसा है या फिर वो इंफॉर्मेशन जो है दैट दिस विल लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, तो आपको सिंपली मना कर देना है कि सॉरी नहीं देंगे। आप लिखेंगे अंडर सेक्शन 8 दिस इंफॉर्मेशन फॉल अंडर आरटीआई एक्ट 8, ठीक है, हेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो सेक्शन भी आपको लिखना है। 6(3) पे आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट। 7(3) था शायद आपका, जिसमें आपको क्या करना था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे वो मांगते हैं तो आपको एडिशन फीस कितनी लगेगी वो आपको उसके अंदर बता देना है। धीरे धीरे करके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ये हमारे जो है ये इसको हम कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पढ़ते रहिए बस, कीप स्टडिंग। सेकेंड है आपका इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेसली मना है बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, तो एनीथिंग विच मे कॉन्स्टिट्यूट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, सिंपली मना कर दीजिए। ठीक है, देखो ये तो सबको ही पता होगा कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर, कंट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं, मतलब हम नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते, सबसे ऊपर कंट्री है। ठीक है,
तो देश सबसे पहले आता है, तो ऐसे हम कोई चीज़ नहीं करेंगे जो हमारे देश पर बात आएगी, सबसे पहली बात। दूसरा, कोर्ट आता है फिर उसके बाद, कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने अगर बोल दिया, कोर्ट का अवेला नहीं कर सकते हम, सबसे ऊपर लॉ है हमारा। ठीक है, तो कंट्री, कंट्री के बाद आ गया आपका लॉ। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी आप इंफॉर्मेशन देने से इट वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है उससे रिलेटेड कोई भी अगर होता है, मना कर देंगे सिंपली। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, कोई भी ट्रेड सीक्रेट है आपके पास, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर मैं पूछूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, याद है आपको? दैट इज DPIIT। और क्या था वो? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, अगर कोई भी डिस्क्लोजर जो है, इफ इट वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यस, इसमें साथ साथ में ये भी लिखा गया है, अनलेस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर वो सेटिस्फाई होता है कि इससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा, तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी है। तो आपको फूक फूक कर कदम रखना है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मत दे दीजिए जिससे किसी का बुरा हो। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है, अनलेस द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक। देखिए, ये वाली कंडीशन तो हमेशा ही रहेगी कि जो उसके लार्जर इंटरेस्ट है, अगर वो पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी मतलब क्या होता है? भाईचारे, मतलब एक तरीके से विश्वास पे अगर आपके कोई पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है। फिड्यूशरी, आई वुड लाइक टू चेक दिस वंस। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी मतलब होता है इन्वॉल्विंग, जिसमें ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में मिली है वो इन्फॉर्मेशन, नहीं देनी है। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप रिलीव करते हैं जिससे कि लाइफ का खतरा है, किसी की फिजिकल सेफ्टी का खतरा है, किसी भी पर्सन का, नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस, नहीं करना है आपको। इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे बाधा पड़े इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, एप्रीहेंशन, किसी भी शंका बढ़े, कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स में दिक्कत पड़े, नहीं देनी है। कैबिनेट पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर्स, नहीं देना है। प्रोवाइडेड दैट डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द रीजन देयर ऑफ एंड द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिसीजन वर टेकन शैल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन एंड द मैटर इज कंप्लीट और ओवर। अगर वो डिसीजन जो है उसका, कैबिनेट में कोई डिसीजन हुआ है, उसके बाद वो जो डिसीजन जो है वो पब्लिक हो गया है, ठीक है, उसके बाद आप दोज मैटर विच कम अंडर द एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड इन शैल नॉट बी डिस्क्लोज, अगर वो भी उसके बाद भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, इवन आफ्टर दिस कि वो हो गया है, तब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है। दोबारा से पढ़ूंगा इसको। कैबिनेट पेपर्स विच इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस, जो भी डेलिब्रेशंस है काउंसिल की, मिनिस्टर्स की, सेक्रेटरीज की, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द decision of council of minister, the reasons thereof and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over। आप उसको जो है इंफॉर्मेशन जो है दैट कैन बी मेड पब्लिक। जब भी वो मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये कहा गया है कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि सेक्शन 8 के अंदर लाई करती है तो वो आपको नहीं देनी है, ठीक है। अगर कोई भी उसमें से कोई भी ऐसा मैटर है विच कम अंडर द एग्जेम्पशंस, तो आपको वो डिस्क्लोज नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है जिसका डिस्क्लोजर से
विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, तो वो आपको नहीं देना है। और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, ठीक है, अनलेस सीपीआईओ और एसपीआईओ जो है आपका और द अपीलेट अथॉरिटी एज द केस में बी is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, only in case में देना है, otherwise नहीं देना है। provided that information which cannot be denied to the parliament or state shall not be denied to any person, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी डिनाइड, इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू दी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को जो आप इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते हैं, शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, किसी भी अदर पर्सन को आपको वो इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, नोर एनी ऑफ द एग्जेम्पशंस परमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1, अ पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ एक्सेस ऑफ टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। देखिए इसको दोबारा से रीरीड करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923, जो भी उसके अंदर दिया गया है 1923 के, नोर एनी ऑफ द एग्जेम्पशंस परमिसिबल, अगर उसके अंदर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं दी गई है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1, पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर। देखिए या तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, अगर मान लीजिए किसी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें एग्जेम्पशंस दे रखी कि ठीक है आप ये, अगर नहीं भी दे रखी है तब भी एक पब्लिक अथॉरिटी है मे अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अगर पब्लिक अथॉरिटी है वो ये सोचता है कि दैट आउटवेज द हार्म ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, कि कहीं ना कहीं ये जो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दैट वुड कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए सी एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू any occurrence event or matter which has taken place occurred or happened 20 years before, ये भी important है 20 years before, क्या कहता है कि कोई भी एक्शन कोई भी इवेंट अगर आज से 20 साल पहले हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए सी एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी अकरेंस, कोई भी अकरेंस हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी मैटर विच हैज टेकन प्लेस, जो भी हुआ है, अकर्ड और हैपन 20 ईयर्स बिफोर, आज से 20 साल पहले हुआ है, बिफोर द डेट ऑन विच एनी रिक्वेस्ट इज मेड, सेक्शन 6 जो है शैल बी प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन मेकिंग अ रिक्वेस्ट अंडर दैट सेक्शन। तो अगर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप जो है उस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। Provided that where any question arises as to the date from which the said period of 20 years has to be computed, the decision of the central government shall be final. तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इसको 20 साल हुए या नहीं हुए, एंड सब्जेक्ट टू यूजुअल अपील्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक है, तो किसी भी कोई भी अकरेंस इवेंट या मैटर जो कि आज से 20 साल पहले हुआ है जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट आई है अंडर सेक्शन 6, तो आप दैट कैन बी प्रोवाइडेड। ओके, और जो उसका जो डेट है कि अगर कोई ऐसा उठता है अराइज कि उसका कौन सी डेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। राइट, तो ये अब तक हमने पढ़ा, ये आपका सेक्शन जो है 8 के बारे में हमने बात किया, यहाँ पर ये आपका खत्म होता है। तो GIDs दे रखी है इसके बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ ACR, अगर जो हमारे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स है उसके बारे में क्या कहता है एक्ट। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं RT एक्ट के अंदर जिसमें कहता है कि रिक्वेस्ट करते हैं वो फॉर सप्लाइंग ऑफ कॉपीज ऑफ ACRs ऑफ एम्प्लॉइज, द मैटर रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ ACRs अंडर द एक्ट हैज बीन एग्जामिन्ड। ठीक है, किसने एग्जामिन किया, इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने इसको कंसल्ट किया कि भाई ठीक है देखते हैं लीगल अफेयर्स क्या बोलता है। क्लोज J of subsection 1 of section 8 of the RT Act provides that there is no obligation to give any citizen any information which relates to personal information। देखिए ये कहता है आपका जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 जो है वो बोलता है
कि ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन एनी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, और जो इसका जो डिस्क्लोजर है दैट हैज नो रिलेशनशिप, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से या फिर किसी के इंटरेस्ट से, विच वुड एंड या फिर जिससे विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल unless the CPIO as the case may be satisfied that the larger public interest justifies the disclosure, ठीक है। देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो कह रहा है ऐसी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने की, ठीक है, टू गिव एनी सिटीजन एन इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, या फिर जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, या फिर कोई भी अनवारंटेड इन्वेजन होता है किसी की प्राइवेसी पे, तो कोई भी आपके ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, ओके। अनलेस, यहाँ पर अनलेस वही है मैंने आपको बताया था कि अनलेस जो सीपीआईओ है इज सेटिस्फाइड कि वहां पर जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो अगर इंफॉर्मेशन जस्टिफाई कर रहा है डिस्क्लोजर, तो आप कर सकते हैं। एंड तो उन्होंने बोला है इसमें कि एसीआर जो है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर, देखिए एसीआर जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखती है, राइट। तो एक एसीआर जो है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर, कैपेबिलिटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ विच टू एनी अदर पर्सन अमाउंट्स टू कॉज अनवारंटेड, ठीक है, दैट अमाउंट्स टू कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी हर्ट होगी। बिसाइड्स, इसके अलावा एक एसीआर जो है दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो पहले से अपने आप में, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इज नॉट कंप्लीटली सुपरसीडेड बाय द आरटीआई एक्ट, देखो वो तो कर ही नहीं रहा है क्योंकि ये पहले ही बताया गया है कि जो ऑफिशियल एक्ट 1923 का है उसके अंदर अगर कुछ भी पहले से बोला गया है कि ये चीज़ें उसके अंदर नहीं देनी है तो वो नहीं देना है, बिकॉज आरटीआई एक्ट जो है दैट कैन नॉट सुपरसीड दिस ऑफिशियल एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के अंदर इट गिव्स अ डिस्क्रिशन टू द पीआईओ, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को वो डिस्क्रिशन दे रहा है टू डिस्क्लोज और नॉट टू डिस्क्लोज द एसीआर ऑफिसर टू हिमसेल्फ और टू अदर एप्लीकेंट। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सेक्शन 8 है दैट सेक्शन 8 का जो सबसेक्शन 2 है दैट गिव्स अ डिस्क्रिशन टू द पब्लिक अथॉरिटी टू डिस्क्लोज और नॉट टू डिस्क्लोज द एसीआर टू हिमसेल्फ और किसी अदर पर्सन की, वो उसकी उसको देखना है पीआईओ को, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इस केस में आपको क्या होगा, अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सर्व कर रहा है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देनी है। डिस्क्रिप्शन वही तो यूज करेंगे ना आप। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज एसीआर ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है, एनी एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन इन एज मच एज डिस्क्लोजर ऑफ एसीआर इज प्रोटेक्टेड बाय क्लोज जे ऑफ सबसेक्शन 1(8), ठीक है। एंड एसीआर जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ विच इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। हाउएवर द पब्लिक अथॉरिटी हैज अ डिस्क्रिशन टू डिस्क्लोज द एसीआर ऑफ एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और या फिर किसी अदर को, इफ पब्लिक अथॉरिटी सेटिस्फाइड कि जो ये पब्लिक जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के में है। If it is felt that public interest in disclosure of ACR of an employee outweighs the protected interest, decision to disclose the ACR should be taken with the approval of competent authority। यहाँ पर ये important आ जाता है कि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो देना जो है पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, if it is felt that the public interest in disclosure of ACR of an employee outweighs the protected interest, so it should be taken with the approval of competent authority, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके ही इसको डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स सिर्फ पीआईओ जो है इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, पीआईओ जो है अपने से हायर अथॉरिटी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आपको वो अप्रूवल लेने के बाद ही वो एसीआर जो है डिस्क्लोज करनी है, ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अकरेंस इवेंट मैटर विच टुक प्लेस 20 ईयर्स बैक, उनके बारे में देख लेते हैं क्या बोलता है। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी इवेंट में मैटर विच हैज टेकन प्लेस अकर्ड, जो आज से 20 साल हुआ है, बिफोर द डेट ऑन विच एनी रिक्वेस्ट इज मेड शैल बी प्रोवाइड टू एनी पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट अंडर दैट सेक्शन, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है।
तो अब जब ये बात आई तो एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि क्या हमें जो 20 साल किसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो एक्ट है दैट रिक्वायर्स ऑल द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स, ऐसा ऐसा आया। ठीक है, तो रेफरेंस कहीं ना कहीं रिसीव हुए इस तरीके से कि आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या जो एक्ट है क्या वो उसको ऐसा लगता है एक्ट को कि सारे एज पर एक्ट मीन्स कि जो भी रिकॉर्ड से 20 साल पुराने जो हैं वो सब हम प्रिजर्व करके रखें। तो इसमें जो सेकंड एआरसी जो है वो स्टेप इन करती है। सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी जून 2006 की, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्या बोला गया है, मास्टर की टू द गुड गवर्नेंस। तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई कि ये इस केस में क्या किया जाए। ठीक है, it expressed an apprehension about interpretation of the above provision with reference to retention schedule of the files। तो आरटीआई एक्ट जो है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आरटीआई एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब अ रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि 20 साल की इंफॉर्मेशन अगर आप दे सकते हो किसी भी अकरेंस या इवेंट की, इट डज नॉट मीन कि आरटीआई एक्ट जो है वो सुपरसीड करेगा रिटेंशन शेड्यूल को, कि नहीं आपको 20 साल तक वो इंफॉर्मेशन रखनी है। The record are to be retained by a public authority as per record retention schedule applicable to that public authority। जैसे जैसे आपके ऊपर applicable है वैसे वैसे रखिए। It is however important to note that weeding out of a file or any other record does not necessarily result into destruction of all the information contained in that file or record। देखिए वो बदल रहे हैं कि जब भी हम फाइल को वीड आउट करते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि जितना भी सारा रिकॉर्ड है हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। It is possible that information generated in a file may be available in the form of OM। ये पॉसिबल है कि वो जो इंफॉर्मेशन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जब भी हम रीडिंग आउट किसी फाइल का करें हैं वो नेसेसरली ऐसा नहीं होता कि इट विल रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि जो इंफॉर्मेशन है इन अ फाइल दैट मे बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ OM, या फिर कोई लेटर हो गया या फिर किसी अदर फॉर्म में। ठीक है, तो अबव रेफर्ड प्रोविजन जो है वो एक्ट का वो ये कहता है that furnishing of information so available after the lapse of 20 years if such information was exempt from disclosure under section। देखिए वो कहता है कि ये जो एक्ट है that requires furnishing of information so available after the lapse of 20 years even if such information was exempt from disclosure under all sections of section 8(1), it means the information which is normal course is exempted from disclosure would cease to be exempted if 20 years have been left। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इवेंट के रिगार्डिंग, तो पहले ये था कि 20 साल तक आप कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं देनी है, मतलब किसी इवेंट के बारे में आप वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन 20 साल होने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इट मीन्स ये देखिए इंपॉर्टेंट है दैट द इंफॉर्मेशन विच इन नॉर्मल कोर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 1(8), ठीक है, ऑफ द 8(1), सॉरी, इट वुड सीज टू बी exempted if 20 years have been lapsed after occurrence of the incident to which the information relates। However, the following type of information would continue to be exempted। लेकिन इसमें भी वो कहता है कि कुछ जो है ऐसी जो इंफॉर्मेशन है इट वुड कंटिन्यू, कुछ फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है इट वुड कंटिन्यू टू बी एग्जाम्ड एंड देयर वुड बी नो ऑब्लिगेशन इवन आफ्टर लैप्स ऑफ 20 years। वो क्या क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रिजुडिशली अफेक्ट द सोवरेनिटी इंटेग्रिटी। अगर हमारी कंट्री की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी में कोई बात आती है वो इन्फॉर्मेशन रिवील करने से, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। वही है सोवरेनिटी इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिलेशन विद फॉरेन, या फिर विच वुड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, नहीं करना है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं करना है, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की ब्रीच हो रही है, नहीं करना है। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग दी रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल्स, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज वगैरह भी नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ फाइल नोटिंग कि क्या हम अपनी फाइल की जो नोटिंग है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो यस, तो फाइल नोटिंग को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं एक्सेप्ट फाइल नोटिंग कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो फाइल नोटिंग जो है उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं एक्सेप्ट जो भी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 8 वो नहीं करनी है बस आपको। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो क्या वो कर सकते हैं आप। तो ये कहता है कि CIC जो है
अपने सीएसी ने अपने एक डिसीजन के अंदर बताया कि इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट and any possible action the authorities might have taken on those complaints qualifies as personal information within the scope of the section 8(1). ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि सीआईसी ने अपने एक डिसीजन में बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन कई बार आती है ना इंफॉर्मेशन आपके पास अबाउट द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट एन ऑफिसर, कि इसके अगेंस्ट में क्या कंप्लेंट है वो बताइए आप हमें, ठीक है, या फिर एनी पॉसिबल एक्शंस the authorities might have taken on those complaints, या फिर आपने इन कंप्लेंट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया है वो बताइए, तो दैट क्वालिफाइज इट एज पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये क्या है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्वालिफाई करता है, ठीक है, एंड इट लाइज इन दी सेक्शन इन विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8(1), ठीक है। इसमें क्या बोला उन्होंने, the performance of an employee or officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer, and normally those aspects are governed by the service rules, which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, वही simple सा बोलेंगे, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of the privacy of that individual, ठीक है। तो इसलिए क्या गया है, नहीं करना है, ओनली इफ इट वुड सर्व अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक अथॉरिटी। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 8 हो गया। अब सेक्शन 9 छोटा सा है, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसमें आप रिजेक्ट कर सकते हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, अ सीपीआईओ और अ स्टेट पीआईओ as the case may be may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright in subsisting in person other than the state। तो जहां पर भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एक्सेस, अगर कोई आपसे एक्सेस मांगता है, दैट वुड इन्वॉल्व एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन पर्सन अदर देन द स्टेट, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सीपीआईओ जो है ही मे रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर सच अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व ओके अगर कहीं पर भी आपका एक इन्फ्रिजमेंट होती है, कहाँ पर, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट अगर होती है, सबस्ट्रिंग इन पर्सन, अगर किसी पर्सन से रिलेटेड कोई कॉपीराइट है या फिर पर्सन अदर देन द स्टेट, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड नहीं देनी है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 10th नंबर पर आपका आता है सिवरेबिलिटी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको कवर कर सकते हैं अभी। ठीक है, 8th पॉइंट आपका आता है ये, सॉरी 10th पॉइंट आता है आपका सिविरेबिलिटी। सिविरेबिलिटी मतलब क्या समझते हैं आप, सिविर मतलब होता है काटना। देखिए चलिए देख लेते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then notwithstanding anything contained in this act, access may be provided to that part of record which does not contain any information which is exempt from disclosure। देखिए जहां पर आपको एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, जहां पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, किस ग्राउंड पे, कि इट इज इन रिलेशन टू इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। देन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो है कुछ भी आपको ऐसा रोकता नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन जो विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट, अगर उसी रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट, विच कैन रीजनेबली बी सिवियर्ड, उसको आप काट सकते हैं, फ्रॉम एनी पार्ट कंटेन्स एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं आपके
कि जो भी इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आपने डिनाई कर दिया उसको, ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी मांग रहे हैं उसके अंदर से कि जो है एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कई बार ना उसी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा होता है कि जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आप कट करके भी वो जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। Where access is granted to a part of the record under subsection 1, the CPIO or state PIO, as the case may be, shall give a notice to the applicant informing that only क्या क्या करना है आपको, that only part of the record requested after severance of the record containing information which is exempt from disclosure is being provided, वो आपको बताना है। The reason for the decisions, including any findings on any material question of fact referring to the material on which those findings were based, आपको वो रीजन देना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। नेम और डिसीजन डेजिग्नेशन देना है आपका पर्सन, जो भी आपका आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी आपका सीपीआईओ है। डिटेल्स ऑफ फीस जो भी कैलकुलेट करनी है वो बताना है आपको, ठीक है, उसको बताना है। इसके अलावा हिज और हर राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ फी चार्ज और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है उसके बारे में भी देना है आपको, ठीक है, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 19 और द सीआईसी और द एज द केस में भी, टाइम लिमिट प्रोसेस, सब कुछ आपको बताना है किस किस टाइम लिमिट में प्रोसेस में आप उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस केस में आपको सिवरेबिलिटी वाले केस के अंदर, जहाँ तक हम जो इसको समझ पा रहे हैं, आपको आपको इसको अपीलेंट अथॉरिटी के बारे में भी बताना है कि ये हमारी अपीलेंट अथॉरिटी है, क्योंकि जो सेक्शन 19 है वो अपील से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिविरेबिलिटी। समझ गए आप कि मतलब आपको जो है इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट अगर कर सकते हैं तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, की थर्ड पार्टी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू और हैज बीन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि किसी थर्ड पार्टी से पर्टेन करती है या फिर सप्लाई किसी भी थर्ड पार्टी को सप्लाई करनी है, एंड हैज बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, अगर और उसको कॉन्फिडेंशियल जो है थर्ड पार्टी ने, जो भी थर्ड पार्टी है जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसने मांगी है, नहीं जिस जो इन्फॉर्मेशन जिसकी मतलब आप इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसने उसको कॉन्फिडेंशियल बोला है, ठीक है, तो विद इन 5 डेज सीपीआई क्या करना है, विद इन 5 डेज फ्रॉम द रिसीव द रिक्वेस्ट गिव अ रिटन नोटिस आपको दे देना है टू सच थर्ड पार्टी, ठीक है, कि जो सीपीआईओ है ही इंटेंड्स टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड एंड पार्ट देयरफॉर एंड इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ सबमिशन इन राइटिंग या फिर orally regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information। देखिए, अगर किसी भी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है एंड द सीपीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, तो विद इन 5 डेज सीपीआईओ को क्या है, उनको उनके अंदर लिखना है, उनके अंदर उन पार्टी को लिखना है, यू शुड गिव अ रिटन नोटिस टू सच थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज, और कि आप जो है इस तरीके से आई इंटेंड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी थर्ड पार्टी है उसका जो है उसको बोलिए, क्या तो आप वो राइटिंग में भी दे सकते हैं या फिर ओरली भी बता सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कुछ ऐसे भी कुछ हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं या कमर्शियल सीक्रेट्स हैं जो कि लॉ के द्वारा जो है हमारे हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो डिस्क्लोजर में बी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर ऑफ आउटवेज, देखिए वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ज़्यादा उसको आउटवे कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट भारी पड़ रहा है उस पर, तो आप कर सकते हैं। वेयर अ नोटिस इज सर्व्ड बाय द सीआईसी और सीपीआईओ, एक नोटिस सर्व किया जाता है बाय द सेंट्रल पीआईओ या फिर स्टेट पीआईओ एज द केस में बी, टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन, की आप जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी जो है वो भी जो है विद इन 10 डेज, 5 दिन आपने लिया और विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस,
be given the opportunity to make a representation against the proposed disclosure. मतलब 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है ओरली या फिर राइटिंग में. Notwithstanding anything contained in section 7, CPIO जो state PIO है, as the case may be, within 40 days after the receipt of the request, तो वो जो है आपको ऑटोमेटिकली within 40 days after the receipt of request, if third party has been given an opportunity to, अगर आपने थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट दे दी है कि भाई हम आपकी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो इन केस सीपीआईओ के पास 40 डेज का टाइम मिल जाता है. आपको 40 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी है. मेक अ डिसीजन एज टू वेदर और नॉट टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और रिकॉर्ड एंड पार्ट देयर ऑफ एंड गिव इन राइटिंग द नोटिस ऑफ हिज डिसीजन टू थर्ड पार्टी. और जो है आपको अपना थर्ड पार्टी को अपना डिसीजन जो है बताना है. A notice given under subsection 3 shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal. अगर वो जो है जो भी नोटिस जो आप दे रहे हैं, इट शुड इंक्लूड अ स्टेटमेंट कि जो थर्ड पार्टी भी है जिसको आप इंफॉर्मेशन जो है अभी दे रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ही हैज़ द राइट टू अपील अंडर सेक्शन 19. उस डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील में जा सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको उनको कंसल्ट करना है, और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ इसको डिस्क्लोज, सबसे पहले आपने आप उसको विद इन 5 डेज उसको भेज देना है. विद इन 10 डेज राइटिंग में या ओरली थर्ड पार्टी को आपको बता देना है. उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं उसको डिस्क्लोज करना, तो आपको एक स्टेटमेंट देनी है कि आप अगर अपील करना चाहें तो थर्ड पार्टी अपील कर सकती है. ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ थर्ड पार्टी एक जीआईडी है इसके रिगार्डिंग. अ नंबर ऑफ केसेस मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस. देखिए, गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे केसेस के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस करती है. इन द प्रोसेस अ पब्लिक अथॉरिटी मे सेंड सम कॉन्फिडेंशियल पेपर टू अदर पब्लिक अथॉरिटी. ये बहुत सही, बिल्कुल सही बोला गया है कि बहुत सारे केसेस में ना डिपार्टमेंट जो है इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस करते हैं, और जो पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि उनको लगता है ये तो फाइल पे जा रहा है, देन दे मे सेंड सम कॉन्फिडेंशियल पेपर टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, वो उनको देते हैं. तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या इस केस में भी जो है क्या वो हम उसको कॉन्फिडेंशियल पेपर दे सकते हैं. तो अगर अगर हाँ, तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए. तो देखिए सेक्शन 11 जो है आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो आपको कहता है क्या है. 11 दैट इज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो प्रोवाइड करता है कि प्रोसीजर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपका पीआईओ जो है इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी व्हिच अ थर्ड पार्टी हैज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, पीआईओ बिफोर टेकिंग अ डिसीजन टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन शैल इनवाइट द थर्ड पार्टी. उसको वो इनवाइट करेगा कि इस तरीके से हम करने जा रहे हैं, 5 दिन में देगा, 10 दिन में वहां से रिप्लाई आएगा. द थर्ड पार्टी हैज अ राइट टू मेक एन अपील, कि थर्ड पार्टी जो है उसके पास जो है ही हैज अ राइट टू मेक एन अपील टू द डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी. ठीक है, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पीआईओ इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट. अगर मान लीजिए वो डिपार्टमेंट के उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अ सेकंड अपील टू द कंसर्न्ड इंफॉर्मेशन कमीशन पे भी वो जा सकते हैं. पीआईओ कैन नॉट डिस्क्लोज अनलेस द प्रोसेस प्रिस्क्राइब, जब तक उसने वो जो है पूरा जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं किया है, जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, दैट इज अगर थर्ड पार्टी को बिना बताए अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिवील करता है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उनको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो थर्ड पार्टी है दैट इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो. ठीक है, रीडिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म थर्ड पार्टी एंड सेक्शन 11 टुगेदर मेक्स इट क्लियर दैट इफ अ पब्लिक अथॉरिटी एक्स जो है कोई भी एक पब्लिक अथॉरिटी एक्स रिसीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी वाई which cannot that public authority has treated as confidential, then X cannot disclose the information without consulting Y. ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी जो कोई भी है रिसीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पब्लिक अथॉरिटी विच दैट पब्लिक अथॉरिटी हैज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, जिसने उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीट किया है, एक्स जो है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है बिना उससे बात किए, बिना उससे लेटर लिखे, बिना उससे कंसल्ट किए. एंड द थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस प्रेस्क्राइब, वो प्रोसेस उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. नॉन नॉन कंप्लायंस, अगर वो ऐसा नहीं करता है अगर उसको, तो उससे क्या होगा, जो भी नॉन कंप्लायंस जो है वो क्या होगा, इट विल बी लायबल टू एक्शन. तो प्रिस्क्राइब्ड जो है वो उसको फॉलो करना है. ओके.
तो इस तरीके से पीआईओ और जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है शुड कीप दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन व्यू ऑफ व्हाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये है आगे आपका। चलिए, ये भी आपका कवर हो गया है। 11th पार्ट तक हम कर चुके हैं आज। ठीक है, 11th सेक्शन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए टोटल 31 सेक्शंस हैं इसके, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आज हमारा 11 पार्ट हो गया है, आज 24th है। तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ों को टच करना है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। ठीक है, और साथ साथ रिवीजन मस्ट है, रिवाइज करते रहिए और आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल हम इसका जो भी 52 वाला जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सही बताऊँ आपको, ये तो कुछ है ही नहीं। जो 12 वाला जो पार्ट है ये तो कुछ भी नहीं है। 12, 13, 14 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पेजेस का ही है। तो 12, 13, 14 कर सकते हैं, उसके बाद 15, 16, 17 कर सकते हैं हम एक दिन में। ये हो सकता है, राइट। चलिए, वी विल ट्राई टू डू इट ASAP with this. Thank you so much and keep studying. Good day.